आज के इस वीडियो में हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की बात करेंगे। तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है और मैंने दो डिफिशिएंसी एनीमिया आपको बताया है। एक होता है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया और एक हो गया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे कॉमन बीमारी कौन सा है दुनिया में, हम कहेंगे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया इन इंडिया। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया नॉर्मल डाइट जो होता है हमारा वो कंटेन करता है 10 से 20 मिलीग्राम ऑफ आयरन, जिसमें से 80% इस आयरन का जो है प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन में या हमारे मायोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है या फिर आयरन कंटेनिंग एंजाइम में। अब आयरन जो है ये प्रेजेंट होता है दो फॉर्म में, एक होता है +2 और एक होता है +3। और जो +2 है इसको हम बोलते हैं ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म, क्योंकि ये इसी फॉर्म में +2 फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे देखिए अस आ रहा है, अस का मतलब ये हमारे लिए होता है। +3 वाला बेसिकली ये फूड में प्रेजेंट होता है और इसी फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये इसका साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है। तो हम बोलेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पर, ड्यूडेनम में। तो यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन जो बनते हैं एब्जॉर्प्शन से ये हैं कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आयरन का कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट पर। तो हम कहेंगे ड्यूडेनम में। और अगर फोलेट रहेगा तो कहाँ पर, जिजिनम में। और अगर विटामिन B12 रहेगा तो इलियम में। तो इसी सीक्वेंस में देखिए इसको लिखना है या फिर फोलेट, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करिए और यहाँ पे B12 लास्ट में आएगा तो इलियम हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हो गए ड्यूडेनम, जिजिनम, इलियम। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन की, ये हमारे बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। तो हमने जब डाइट लिया उसमें जो है नॉर्मल डाइट में हमने बताया कि जो है 10 से 20 ग्राम आयरन होते हैं, ये +3 फॉर्म में होते हैं। और इसे जो है सबसे पहले हमें एब्जॉर्ब कराना है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए इसे पहले हमें +2 में बदलना होगा। अब +2 में बदलने के लिए यहाँ पर जो सेल है इंटोरिफाइट है, क्योंकि ये ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब होते हैं, तो इसे जो है ड्यूडेनल साइटोक्रोम भी जो है इसे कन्वर्ट करेगा +2 में। अब इसे जो है ट्रांसपोर्ट करेगा डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1, क्योंकि ये +2 स्टेट में है तो नाम भी इसी तरीके से होगा। अब ये जो है कहाँ पर आ गया, ये आ गया इंटोरिफाइट में। अब इसे जो है फिर बाहर ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिलीज करने के लिए कौन चाहिए, फेरोपोर्टिन, क्योंकि आयरन फेरस फॉर्म को ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब ये +2 फॉर्म में, अब इसे हमें ट्रांसपोर्ट कराना है, ट्रांसपोर्ट कराने के लिए इसे हमें +3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, हेपेफ्टिन। ये क्या करेगा, +2 को +3 में बदल देगा। अब ये जो +3 है ये जो है हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा और इसे ट्रांसपोर्ट होने के लिए बाइंड करना पड़ेगा ट्रांसफेरिन। नाम ही बता रहा है कि ट्रांसफेरिन, मतलब ये ट्रांसपोर्ट करेगा फेरिक फॉर्म को कॉम्प्लेक्स बनाकर। और कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेगा, लीवर में करेगा और बोन मेरो में। और यहाँ पे लीवर में जो है ये स्टोर हो जाएगा, होगा कहाँ पर, मैक्रोफेज में बोन मेरो में भी कहाँ स्टोर होगा, मैक्रोफेज में। किस फॉर्म में स्टोर होता है, फेरिटिन और हेमोफेड्रिन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन क्या है, तो हेमोफेड्रिन और फेरिटिन है। तो मेडिको मैंने आपको बताया कि जो फूड आयरन है वो +3 के फॉर्म में होता है जनरली, और इसी जो है पहले हम +2 फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि +2 जो है एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है। तो ये एब्जॉर्प्शन जो है ड्यूडेनम में हो रहा है, तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा इसे हम क्या बोलेंगे, ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी। और इसके बाद ये जो +2 आयरन बना, अब इसे जो है ट्रांसपोर्ट कराने के लिए डाइमेटल ट्रांसपोर्टर 1 है और इसके थ्रू ये जो है इंटोरिफाइट के अंदर आ जाएगा। फूड आयरन में हीम आयरन भी हो सकता है। अगर ये हीम आयरन होगा तो इसके लिए जो ट्रांसपोर्टर होगा उसको हम हीम ट्रांसपोर्टर बोलेंगे। और ये इंटोरिफाइट के अंदर आ गया, आने के बाद यहाँ से जो है फेरोपोर्टिन के थ्रू Fe+2 यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा। अब इसे जो है हमें ब्लड में ट्रांसपोर्ट करना है, तो फिर से इसे हमें +3 फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए यहाँ पर जो एंजाइम होता है हेपेफ्टिन होता है, इसे
Fe+3 में बदल देगा। अब ये ब्लड में जो है ट्रांसफेरिन होता है, ये इससे जो है बाइंड करेगा और इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा या तो लीवर में या बोन मैरो में, और लीवर में ये स्टोर होगा मैक्रोफेज में किस फॉर्म में बताया था आपको, हेमोफिड्रिन या फेरेटिन फॉर्म में। इरेथ्राइड मैरो मीन्स बोन मैरो में ये स्टोर होगा मैक्रोफेज में, और किस फॉर्म में, फेरेटिन या हेमोफिड्रिन में। अब लीवर से जो है एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है जिसे हम हेक्सिडिन बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करेगा। अब आयरन के एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आयरन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो आयरन टॉक्सिसिटी हो सकता है। तो अब इसका नाम हेक्सिडिन क्यों रखा गया, क्योंकि इसको लीवर प्रोड्यूस कर रहा है और ये मास्टर रेगुलेटर है आयरन का। और ये साइडल है किसके लिए, फेरोपोटीन के लिए। ये एक्चुअली हेक्सिडिन क्या करता है, फेरोपोटीन के साथ बाइंड करेगा और इस ट्रांसपोर्टर को डिग्रेड कर देगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इससे क्या होगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। अब यहाँ पे इन क्या है, इन है इन्फ्लेमेशन। इनका नंबर जो है इंक्रीज कब होता है, इन्फ्लेमेशन के दौरान इनका नंबर बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, फेरोपोटीन ट्रांसपोर्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब कि इनका नंबर डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन कम। हेक्सिडिन को अगर आप याद रखना चाहते हैं तो मैन से याद रख सकते हैं। एम से हो गया मास्टर रेगुलेटर ऑफ आयरन मेटाबॉलिज्म, और एक्यूट फेज रिएक्टेंट इसे हम बोलते हैं, क्योंकि जब कभी भी इन्फ्लेमेशन होगा तो हेक्सिडिन का नंबर बढ़ जाता है। और ये नेगेटिव आयरन रेगुलेटर हैं, क्योंकि ये बाइंड करते हैं फेरोपोटीन से और डिस्ट्रॉय कर देते हैं फेरोपोटीन को, और जिससे क्या होगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ट्रांसफेरिन, जिसे हम प्लाज्मा ट्रांसफेरिन भी बोल रहे हैं, और ये ट्रांसफेरिन क्या करता है, बाइंड करता है Fe+3 से और कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो आइडली जो है एक ट्रांसफेरिन जो है 6 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन से बाइंड करता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम कहें तो एक ट्रांसफेरिन जो है केवल 2 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन को कैरिज कर सकता है। एक ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया है, यहाँ पे दिखाया कि 1 2 3 4 5 6 आइडली बाइंड कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली 2 ही बाइंड करते हैं। तो ट्रांसफेरिन सेचुरेशन जब हम इसका निकालते हैं तो वो आता है 33%। अब आप ये बताइए कि अगर किसी पर्सन को आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, मतलब कि आयरन उसके बॉडी में कम है, तो उस टाइम उसका ट्रांसफेरिन सेचुरेशन कैसा होगा, तो ऑफकोर्स कम ही होगा। क्यों होगा कम, क्योंकि आयरन कम है और ये जो है सेचुरेट नहीं हो पा रहे हैं, तो उनका जो है ट्रांसफेरिन सेचुरेशन कम होगा। अब ये जो ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल हैं ये क्या करना चाहेंगे, ये जो ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल हैं आयरन से बाइंड करना चाहेंगे, तो मतलब इनकी जो है आयरन के प्रति बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, तो हम कहेंगे जो TIBC है वो क्या हो गया, बढ़ गया। अब हम देखेंगे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के कारण क्या क्या हैं। तो पहला जो है इनटेक कम हो गया, मतलब कि जो आयरन हमारे नॉर्मल डाइट में कम है। इसके बाद अगर डिमांड बढ़ जाता है, इनटेक से ज़्यादा अगर डिमांड हो गया, तब भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, जैसे कि हम लोग को प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी में इसीलिए हम लोग आयरन का टेबलेट देते हैं फीमेल को। प्यूबर्टी में भी डिमांड बढ़ जाता है, लैक्टेशन में भी डिमांड बढ़ जाता है। तीसरा जो है इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन अगर हो जाए, जैसे कि माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में हमें देखने को मिलता है। माल एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो माल है उसका एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो सिंड्रोम है, जैसे कि यहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई डिसऑर्डर हो गया या फिर कोई मेडिकेशन हो गया या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर सर्जरी हो जाता है तो उससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इसके बाद चौथा क्रोनिक ब्लड लॉस हो गया, जो कि हमें GI कैंसर्स में देखने को मिलता है या GI मैलिग्नेंसी बोलिए। और यहाँ पर एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन हो गया, उस फीमेल को उसमें ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है, तो इस सब से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। जेनेटिक कॉज में मैंने आपको बताया था कि एक डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर नाम का चीज़ है जो कि आयरन को ट्रांसपोर्ट कराता है सेल के अंदर, और अगर इसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो ड्यूडेनम के अंदर ये नहीं जाएगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा।
दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड है, जो प्लाज्मा है, उसमें ट्रांसफोरिन प्रेजेंट होता है जो कि आयरन के साथ बाइंड करता है और इसको स्टोर करवाता है लीवर और बोन मैरो में। तो यहाँ पे अगर इसकी कमी हो जाएगी तो फिर भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन वार्म कॉजिंग आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, तो ऑफकोर्स हुक वार्म, क्योंकि इसके पास दांत होता है, तीत होता है, ये क्या करेगा, अपने तीत से आयरन मीन्स ब्लड को सक करेगा और इससे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। इसे हम एनसाइक्लोस्टोमा डुओडेनल भी बोलते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन वार्म कॉजिंग B12 डिफिशिएंसी एनीमिया, ये होता है टेप वार्म। अब यहाँ पर अगर आपको याद करना है तो टेप मीन्स 12 क्लिनिकल फीचर्स ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया और पेलर मीन्स स्किन पीला हो जाता है, फेटिक सच पर्सन जल्दी थक जाते हैं, डिस्पेनिया मीन्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और पाल्पिटेशन और सीवियर इफेक्ट हमें सीवियर कंडीशन में देखने को मिलता है। पाल्पिटेशन मीन्स धड़कन तेज होना, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाता है। और यहाँ पे कोलेंकिया देखने को मिल सकता है मीन्स स्पून फेब नेल हो जाता है। पाइका बच्चों में देखने को मिलता है, वो अनएडिबल थिंग्स खाना शुरू कर देते हैं, जैसे कोई खिड़की चाट रहा है, कोई ईंट चाट रहा है, कोई सीमेंट चाट रहा है। और एक सिंड्रोम है जिसे हम बोला है प्लमर विल्सन सिंड्रोम क्यों बोला, क्योंकि इसमें हमें 3 चीज़ देखने को मिलता है। पहला हो गया एट्रोपिक ग्लोफाइटिस, दूसरा हो गया इसोफेजियल वेप्स, तीसरा हो गया आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। अब इसे हम कैसे डायग्नोस करेंगे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को, तो लैब टेस्ट में यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो आयरन होता है अगर उसकी कमी हो जाएगी तो हीम का सिंथेसिस कम होगा, हीम कम बनेगा तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, तो हीमोग्लोबिन काउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। TLC जो WBC है तो नॉर्मल रहेगा, प्लेटलेट भी नॉर्मल रहेगा। अगर ये बढ़ा भी तो इसका रीज़न हम क्या बताएंगे, रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस की वजह से बढ़ जाता है। बाकी यहाँ पे MCB, MCH और MCHC क्या होंगे, घट जाएंगे। पेरिफेरल स्मीयर में हमें जो है 3 चीज़ देखना है, इसे हम याद कर सकते हैं माइक्रोपेंटर से। तो यहाँ पे माइक्रोफिटिक हाइपोक्रोमिक रेड सेल्फ होते हैं, पेंसिल सेल्फ देखने को मिलता है और टारगेट सेल्फ। तो यहाँ पे देखिए जो माइक्रो है, माइक्रो से आप याद रख सकते हैं कि जो M है वो क्या होगा, कम होगा। और मैंने बताया 2 टाइप का डिफिशिएंसी एनीमिया होता है, एक आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है, एक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में माइक्रोफिटिक होता है तो यहाँ पे आप इसको कम कर दीजिए। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में MCB, MCH ये सबको क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पे हमने इसको माइक्रोफिटिक क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जो RBC का साइज है वो कैसा है, छोटा है। हाइपोक्रोमिक क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल पेलर है वो 1/3 से ज़्यादा होता है। यहाँ पे हमें जो है इसे हम पेंटर बोल रहे हैं, पेन मीन्स पेंसिल सेल्फ देखने को मिलता है और टारगेट सेल्फ देखने को मिलता है। अब आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की अगर हम बात करेंगे तो हम आयरन की स्टडीज को भी बात करेंगे, हमें आयरन की स्टडी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सीरम आयरन, जो ब्लड में आयरन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। जो सीरम फेरिटिन है वो कम हो जाएगा, मीन्स जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी अब यूटिलाइज करना शुरू कर देगा जो स्टोरेज फॉर्म है आयरन का, क्योंकि आयरन की कमी हो गई ब्लड में। और इसके बाद अगर सीरम आयरन सीरम फेरिटिन में पूछा जाए तो कौन ज़्यादा सेंसिटिव है, तो हम कहेंगे सीरम फेरिटिन, क्योंकि सीरम फेरिटिन जो है पहले डिक्रीज होगा, क्योंकि ये जो है सीरम आयरन को मेंटेन करके रखता है। इसके बाद हम बोलेंगे सीरम ट्रांसफेरिन सैचुरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आयरन कम है तो जो ट्रांसफेरिन है वो सैचुरेट नहीं हो पाएगा और इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बोन मैरो में आयरन क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। और जो फ्री इरेथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि आयरन कम हो गया है, तो जो ये प्रोटोपोरफायरिन जो उसके साथ पहले कंबाइन होकर हिम बनाता था, अब ये जो है ज़्यादा फ्री रहेगा क्योंकि आयरन कम हो गया है। RDW, तो RDW का मतलब ये होता है एनाइसोसाइटोसिस, रेड सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन विथ, ठीक है। ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ पे
हमें जो है डिफरेंट साइजेस के आरबीसी देखने को मिलेंगे। कुछ साइज आरबीसी का बड़ा दिखेगा, कुछ जो है छोटा दिखेगा। तो यहाँ पे RDW जो है हमें बढ़ा हुआ मिलता है। तो हम बोल सकते हैं RDW क्या है, इंडिकेटर है NIF-525 का, और इसको हम यूज करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का फ्रॉम थैलेसीमिया। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में मैंने बताया कि RDW बढ़ जाता है, थैलेसीमिया में RDW क्या होता है, नॉर्मल रहता है। आयरन ट्रीटमेंट की बात करें तो हम यहाँ पे आयरन थेरेपी देंगे, इसे हम ओरली दे सकते हैं या फिर IM यहाँ दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम आयरन थेरेपी दे रहे हैं वो काम कर रहा है कि नहीं। तो हम बेसिकली रेटिकुलोसाइट काउंट देखते हैं। अब हम रेटिकुलोसाइट काउंट को ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो है ये रेटिकुलोसाइट काउंट ये बढ़ता है, 1 हफ्ते के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। बाकी जो हीमोग्लोबिन काउंट है वो 1 महीना ले लेता है, और जो स्टोर्स है, जो सीरम फेरेटिन वगैरह है, ये बढ़ना स्टार्ट करते हैं 3 महीने लगा देते हैं। और यहाँ पे मेंटेजर इंडेक्स जो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के लिए 13 से ज़्यादा होता है, थैलेसीमिया के लिए जो है 13 से कम होता है। तो बेसिकली हम थैलेसीमिया को याद करना है तो यहाँ MTR याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो M है और R है, M क्या हो गया, इसके लिए थैलेसीमिया के लिए 13 से कम होता है, और ये जो RDW है ये क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। और अगर ये आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के लिए देखना है तो ये क्या होगा, 13 से ज़्यादा होगा।